आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूथियों ने इजराइल को बड़ी चेतावनी देते हुए किया हमला, दर्जनों जख्मी। मुंबई में वक्फ बिल की बैठक में हंगामा, अपोजिशन लीडरान ने बैठक से किया वॉकआउट। बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। हिमाचल में लेफ्ट विंग की पुरअमन मार्च, रिटायर IAS और कांग्रेस के लीडर भी हुए शामिल। सीसामऊ में मुस्लिम BLO हटाने पर भड़की सपा, रियासती सदर ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। असम में मुस्लिमों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी, 250 से ज्यादा घरों को किया जमींदोज। हरियाणा कांग्रेस ने 13 बागियों को निकाला, अब तक 16 लीडरान पर हुई कार्रवाई। हाथरस में तंत्र मंत्र में हुआ स्कूली बच्चे का कत्ल, स्कूल की तरक्की के लिए दी जा रही थी बच्चे की बलि। हमास और इजराइल के बीच की जंग का रुख अब हिजबुल्लाह की तरफ हो गया है। पहले इजरायली फौज जो अपने आका नेतन्याहू के हुक्म पर गजा में मासूमों को निशाना बना रही थी, वो अब हिजबुल्लाह में तबाहकुन हमले करके मासूमों की जान ले रही है। उधर हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल को कड़ी टक्कर देते हुए उस पर दिन रात हमले कर रहा है और अब तो हिजबुल्लाह की हिमायत में उतरे हूथियों ने भी इजराइल पर ऐसा हमला किया है जिससे इजराइल में अफरा तफरी मच गई है और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, हूथियों ने हमले के बाद इजराइल को बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी है। नेतन्याहू लेबनान में हमले कर हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर ये सोच रहा था कि उससे उनके हौसले पस्त हो जाएंगे और वो उनको बाआसानी हरा देंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हिजबुल्लाह को कमजोर समझने वाला नेतन्याहू शायद ये नहीं जानता कि उनकी ताकत इजरायली फौज जैसी नहीं है। और फिर उसके खुद के वजीरों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हिजबुल्लाह को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इधर इजराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा था, वो अब खुद एक बड़े हमले का शिकार हो गया है। यमन के हूथियों ने तेल अवीव के करीबी इलाकों में एक बड़ा हमला किया, जिससे इजराइल में दहशत का माहौल बन गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक करीब 2 मिलियन रिहायशी अपने बचाव के लिए शेल्टर की तरफ भागे और इस हमले में दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। द गार्डियन की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हिमायत में हूथियों ने यह हमला किया है और ये हमला अंसार अल्लाह के रहनुमा के जुमेरात के खिताब के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के हमलों के बावजूद लेबनान और हिजबुल्लाह की हिमायत से गुरेज नहीं करेगा। हूथी मिलिट्री ग्रुप के तर्जुमान याह्या सारी ने इजराइल को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन और लेबनान में अपने भाइयों के खून का बदला लेने के लिए इजराइल पर मजीद फौजी ऑपरेशन करेंगे और तेल अवीव इजरायलियों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है और न ही आगे रहेगा और हूथियों की कार्रवाई इजरायली हदफ पर मुसलसल जारी रहेंगी। यमन के हूथियों ने इजराइल को बड़ी वार्निंग जारी की और फिर उसके एक ही हमले ने इजराइल में काफ़ी नुकसान भी कर दिया, जिससे ये वाज़े हो गया है कि अगर यमन के हूती अपने कार्रवाइयों को बरकरार रखेंगे और लगातार इसी तरह हमले करेंगे तो नेतन्याहू के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। मुंबई में वक्फ बिल पर जुमेरात को JPC की बैठक हुई। इस दौरान मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ और अपोजिशन पार्टियों ने बैठक का बॉयकॉट किया। हालांकि आज फिर गुजरात में JPC की बैठक हुई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महासेके और TMC लीडर कल्याण बनर्जी के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा इतना बढ़ गया कि कमेटी के चेयरमैन को दोनों को रोकने के लिए मदाखलत करनी पड़ी। वक्फ बोर्ड बिल पर पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी का जुमेरात को होने वाला इजलास हंगामा आराई के बाइस खत्म हो गया। मुंबई के एक बड़े होटल में इस बिल के हवाले से मीटिंग चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान अपोजिशन जमातों के अरकान ने एहतिजाज का इजहार करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। इस मीटिंग के दौरान शिवसेना के रुकन असेंबली नरेश महासेके और TMC के कल्याण बनर्जी के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। बहस उस वक्त शुरू हुई जब कल्याण बनर्जी ने मुखालफत का इजहार किया, जबकि गुलशन फाउंडेशन की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। इसके बाद बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको बताते चलें कि गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल की हिमायत कर रही थी। इसी दौरान नरेश महासेके ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। दोनों जमातों के दरमियान माहौल गर्म होने के बाद कमेटी के चेयरमैन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। बिलाखिर तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे एहतिजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में गुजरात हुकूमत ने मांग की थी कि इस केस में मुलजिमों की रिहाई से जुड़े हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया था उसे हटाया जाए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अजल भुइया की बेंच ने कहा कि हम मुतमईन हैं कि रिकॉर्ड में कोई खराबी नहीं है। फैसले पर नज़रसानी के लिए दायर दरख्वास्त में कोई मेरिट नहीं है, जिसकी वजह से हुक्म पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए और इसीलिए दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की असमत दरी और उसके ख़ानदान के कत्ल के मुजरिम 11 अफराद की कब्ल अज वक्त रिहाई को मनसूख कर दिया था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस BV
नागरत्ना और जस्टिस अजल भोइया की बेंच ने कहा कि सजा जुर्म को रोकने के लिए दी जाती है, हमें मजलूम के दुख की भी फिक्र करनी पड़ेगी। गुजरात हुकूमत को रिहाई का फैसला लेने का कोई हक नहीं है, उसने अपनी ताकत और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। बेंच ने तमाम 11 कसूरवारों को 2 हफ्तों के अंदर खुद सुपुर्दगी करने को कहा था। बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 को 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद तनाज़े के बीच लेफ्ट विंग और दूसरी तंजीमों ने शिमला में पुरअमन मार्च निकाला। इसमें कुछ रिटायर IAS कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसी बड़ी हस्तियां शामिल रही। इस दौरान लोग शिमला शहर में अमन बनाए रखने की अपील करते भी नजर आए। ये मार्च शिमला के DC ऑफिस से लोअर बाजार माल रोड स्कैंडल पॉइंट से होती हुई निकली। आखिर में ये रिज पर बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने खत्म हो गई, क्योंकि हाल ही में मस्जिद के तनाज़े की वजह से शिमला का माहौल खराब हुआ है। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रिटायर्ड IAS दीपक सनन ने कहा कि कुछ लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह खैर सगाली मार्च किसी खास बिरादरी के खिलाफ नहीं है, ये शहर में बाहमी भाईचारे और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए किए जा रही है। बाएं बाजू के लीडरों के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लीडरान और कारकुनान भी इसमें शामिल हुए। इसका असर सयाहत के कारोबार पर भी देखा गया। मुल्क भर से सयाह शिमला आने से अब खौफजदा हैं। अगरचे खुद मुस्लिम बिरादरी की तरफ से मस्जिद के गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम करने की पेशकश के बाद शिमला का माहौल पुरसुकून हो गया है, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने अगले दिन भी इस मामले में एहतजाज का इंतबाह दिया था और इस माहौल को पुरसुकून करने के मकसद से यह खैर सगाली की मार्च निकाली गई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। रियासत की अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी हुकूमत पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटवाने का इल्जाम लगा रही है। साथ ही SP ने यादव और मुस्लिम अफसरान को हटाने का भी इल्जाम लगाया है। अब SP की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत लिखा गया है। इस खत को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मजहब की बुनियाद पर BLO को हटाना एक गैर जमहूरी कदम है। यह मुनसिफाना इंतखाबात कराने के दावों पर सवाल उठाता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर नोटिस ले। बता दें कि यह खत कानपुर के सिसमाओ सीट्स के SP लीडर ने लिखा है। इस खत को लिखते हुए उन्होंने कमीशन से मुतालबा किया है कि सिसमाओ असेंबली हल्के में मुस्लिम BLO को हटाकर गैर मुस्लिम BLO की तकर्रुरी करने के मामले की जांच की जाए और इसके खिलाफ तहकीकात कराई जाए और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने खत में लिखा कि जल्द ही सिसमाओ सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। श्यामलाल पाल ने अपने खत में लिखा कि इस अरसे के दौरान मुस्लिम BLO को हटाकर एक गैर मुस्लिम BLO को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने इस फहरिस्त में पुराने और नए BLOs के नाम भी शामिल किए हैं। असम में हुक्काम ने बेदखली मुहिम को तेज कर दिया है। पिछले 2 दिनों में एक गांव में तकरीबन 250 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई 2 हफ्ते पहले बेदखली मुहिम के खिलाफ पुलिस के जरिए 6 लोगों का गोली मारकर कत्ल करने के बाद तेज हो गई है। दूसरे मरहले की मसमारी 24 सितंबर को शुरू हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत सायका ने कहा कि इनहिदामी की कार्रवाई 26 सितंबर को भी जारी रही। असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के रहनुमा खतूत के तहत उनके लिए मुख्तस ज़मीनों पर तजावुज़ात को हटाने की वसी तर कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर दर्ज फहरिस्त कबाइल के गिर्द बेदाखिली की ये मुहिम चलाई जा रही है। बाशिंदे जो बुनियादी तौर पर बंगाली निसाद मुसलमान हैं, कई दिहाइयों से आर्जी घरों में रह रहे थे, अक्सर ज़मीन को अपने आबाओ अजदाद के तौर पर दावा करते आ रहे हैं। ज़्यादातर मुतासरा ख़ानदानों को बेदाखिली के नोटिस मौसूल हुए थे और मुबैना तौर पर इस बात पर जोर दिया गया था कि वो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो हुकूमत की ज़मीन है और वो गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर बैठे हैं। 12 सितंबर को सूरत हाल उस वक्त ख़राब हो गई जब हक्काम ने बेदाखिली के नोटिस जारी करने की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक तसादम के दौरान मकीनों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद तसादम हुआ और गांव के 2 मुसलमान नौजवान हैदर अली और जुबैर अली की मौत हो गई। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के बीच कांग्रेस ने बागी लीडरान पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 लीडरान को एक साथ निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लीडर हरियाणा असेंबली इंतखाबात में टिकट ना मिलने और पार्टी की तरफ से उन्हें नज़रअंदाज करने से नाराज थे। इसलिए कुछ आज़ाद लीडरों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और कुछ लीडर पार्टी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहे थे। ये तमाम रहनुमा अपने अपने इलाकों में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इससे पहले जुमेरात को पार्टी ने फरीदाबाद के तेगांव असेंबली से MLA ललित नगर को भी 6 साल के लिए निकाल दिया था। ललित नागर टंगांव से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को टिकट दिया। इसके बाद ललित नागर बागी हो गए। वो तेगांव से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल की तरक्की के लिए दूसरी क्लास के एक मासूम की बलि चढ़ा दी गई। हाथरस जिले के सहपाव इलाके में दूसरी जमात के तालिबे इल्म के कत्ल का दिल दहला देने वाला इंकशाफ सामने आया है।
स्कूल के मैनेजर, उसके वालिद और अमले के कुछ दीगर अफराद ने बच्चे को स्कूल के हॉस्टल से उठाया था। उनका इरादा बच्चे को कुर्बान करने का था, यानी कि स्कूल की तरक्की के लिए उसे बलि चढ़ाने का था। बलि के लिए स्कूल के करीब ट्यूबवेल के पास एक कोठी चुनी गई थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो बच्चा जाग गया और रोने लगा, जिस पर सबने मिलकर बच्चे को गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और लाश वापस लाकर हॉस्टल के कमरे में रख दी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये वाकया 23 सितंबर को पेश आया, लेकिन पुलिस ने इस मामले का इंकशाफ अब किया है। डीएल पब्लिक स्कूल कोतवाली इलाके के गांव राजगांव में वाकई रिहायशी है। इस स्कूल में चांदपा कोतवाली इलाके के गांव अलापुर चरसेन का 11 साला बच्चा क्लास 2 में पढ़ता था। स्कूल में तकरीबन 15 बच्चे रह रहे थे। वाकई की रात तमाम बच्चे हॉस्टल में सोए हुए थे। जब सुबह उठने का वक्त हुआ तो कृतार्थ अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। स्कूल के मैनेजर दिनेश बघेल ने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और ये कहकर जाने लगा कि वो इलाज के लिए जा रहा है। इसी दौरान वहां पहुंचे अहले खाना ने कार को घेर लिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हॉस्टल ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया। बच्चे के गर्दन पर निशानात पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वाकई के 3 दिन बाद पुलिस ने बच्चे के कत्ल का इंकशाफ किया है। तहकीकात से पता चला है कि स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल के वालिद जशोधन सिंह स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की कुर्बानी देना चाहते थे। इसके लिए उसने अपने बेटे के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया था। तो वहीं मोदी हुकूमत के तीसरे दौर में साल 2024 से 25 के लिए 24 डिपार्टमेंट्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का देर रात ऐलान किया गया। हर कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबरान शामिल रहे। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से 6 स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही मांगी थी, लेकिन उन्हें 4 बड़े पैनल्स की चेयरमैनशिप दी गई है। इसमें खारजा उमूर, तालीम, ज़राअत और देही उमूर की कमेटियां शामिल हैं। राहुल गांधी को दिफाई उमूर की कमेटी का रुकन बनाया गया है, यानी कि डिफेंस कमेटी का रुकन बनाया गया है। सोनिया गांधी का नाम किसी भी कमेटी में नहीं है। बीजेपी 11 कमेटियों की सरबराही करेगी। टीएमसी और डीएमके ने 2-2 कमेटियों की सरबराही की है। जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार का गुट, उन सबको एक-एक की सदारत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट भर्तृहरि मेहताब को स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर को खारजा उमूर की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी बराए दिफा की सदारत साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह करेंगे, जबकि दाखिला उमूर की कमेटी की सदारत बीजेपी के रुकन राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। जेडीयू के संजय झा ट्रांसपोर्ट, सयाहत और सकाफत से मुतालिक कमेटी की सदारत करेंगे, जबकि तेलुगु देशम पार्टी के मागंता श्री नवासोलो रेड्डी हाउसिंग और शहरी उमूर की कमेटी की सदारत करेंगे। कंगना रनौत और यूसुफ पठान को भी मेंबर बनाया गया है। बताते चलें कि हर पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा से मुंतखब होते हैं, और इन तमाम कमेटियों की मुद्दत 1 साल से ज्यादा की नहीं होती है। तो वहीं हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में धान की सरकारी खरीद में देरी और कीमतों में गिरावट का मुद्दा अहम हो गया है। धान की सरकारी खरीद सूबे में 23 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर हुकूमत ने ये खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का नया हुक्म जारी कर दिया। इसकी वजह सूबे में ज्यादा बारिश होना बताई जा रही है। यह अलग बात है कि धान की खरीदारी में ताखीर से किसानों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। किसान अब हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए बाहर निकल आए हैं। हरियाणा में धान की मार्केट कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले 500 से 700 रुपये फी क्विंटल तक गिरी है। सरकारी खरीदारी शुरू न होने की वजह से ज़रूरतमंद किसान बाजार में कम कीमत पर धान बेचने पर मजबूर हैं। धान की खरीदारी का मसला ज़रूरी रियासत का सियासी मिजाज है, लेकिन इसका असर हो सकता है। धान की खरीदारी में ताखिर के मामले पर किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। करनाल, यमुनानगर और कैथल समेत कई मकामात पर किसानों ने मुजाहिरा किया। यमुनानगर में कई किसान धान लेकर मनी सेक्रेटरीट पहुंचे और सैनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। नाराज किसानों ने कैथल दिल्ली रोड पर सड़क भी बंद कर दी। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सदर बजरंग पूनिया ने कहा कि मंडियों में खरीदारी न होने की वजह से किसान एमएसपी से कम कीमत पर धान बेचने पर मजबूर हैं और वजीर ज़राअत एमएसपी का मुतालबा कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सदर बजरंग पूनिया ने कहा कि मंडियों में खरीदारी न होने की वजह से किसान एमएसपी से कम कीमत पर धान बेचने पर मजबूर हैं और वजीर ज़राअत एमएसपी को मजबूत करने के नारे लगा रहे हैं। किसान बाजारों में धान ला रहे हैं, लेकिन खरीदारी का कोई इंतजाम नहीं है। किसानों के मसाइल आइंदा असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। इसका असर इस असेंबली इलेक्शन में होने वाली वोटिंग पर भी देखा जा सकता है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।